हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स में इक्वेशन ऑफ कर्व्स इन टू डायमेंशन। इक्वेशन ऑफ कर्व इन टू डायमेंशन में लास्ट लेक्चर में हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस के बारे में समझे थे, लेकिन टू डायमेंशन में और भी बहुत सारे कर्व ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो उन्हीं कर्व में से जो फिजिक्स में मैक्सिमम टाइम यूज होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 3 कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे: इलिप्स, पैराबोला एंड सर्किल। अब इन तीनों में एक एक करके समझेंगे कि आखिर इन सब का इक्वेशन क्या होता है टू डायमेंशन में। तो इक्वेशन इन तीनों का समझने से पहले हम लास्ट लेक्चर में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एक्सप्लेन कर रहे थे, तो हम वहां पे बोले होंगे कि अगर कोई भी कर्व टू डायमेंशन में ड्रॉ किया गया है तो उस कर्व के इक्वेशन का मीनिंग है कि उस कर्व पे लाई करने वाले एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन। तो अगर हम टू डायमेंशन प्लेन में इन तीनों में से कोई भी कर्व अगर ड्रॉ कर दें, उसका शेप जैसा भी रहा हो, या इन तीनों के अलावा कोई और कर्व ड्रॉ कर दें, उनका शेप जैसा भी रहा हो, उसके इक्वेशन का मीनिंग है उस कर्व पे लाई करने वाले सारे पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन। मतलब इक्वेशन सिंपल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन होता है अगर वो कर्व टू डायमेंशन में ड्रॉ किया गया है। 3 डायमेंशन में भी इक्वेशंस होते हैं, लेकिन हम यहां पे केवल 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स माइंड में आता होगा कि 3 डायमेंशन में क्या इक्वेशन होगा, इसके बारे में कैसे डील करेंगे, तो वो फिजिक्स में तुमको जनरली यूज करने को नहीं मिलेगा। जो अंडरस्टैंडिंग बेसिक फिजिक्स जो बनाया गया है 11th 12th के लिए या एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो 2 डायमेंशन पे बेस्ड है, खास करके जब तुम मैकेनिक्स वगैरह पढ़ोगे उस केस में। ऐसा नहीं कि 3 डायमेंशन में एकदम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन सारा डिस्कशन 2 डायमेंशन ओरिएंटेड होता है। इस कारण से हम 2D में इनका इक्वेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सर्किल के कॉन्सेप्ट के बारे में, कि आखिर ये सर्किल क्या है और इसका इक्वेशन क्या होता है। तो सर्किल क्या है ऑलरेडी सब लोग को पता होगा, तो हम उसके डिफिनीशन पे, रेडियस, डायमीटर, इस पे नहीं जा रहे हैं। हम केवल इसके इक्वेशंस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि इसका इक्वेशन अभी तक तुम लोग नहीं पढ़े होगे। सर्किल सब लोग पता होगा, एरिया फाइंड करते होगे, पेरीमीटर फाइंड करते हो, डायमीटर, रेडियस, ये सब रिलेशन, बहुत सारे टर्म्स पढ़े होगे। लेकिन सर्किल का इक्वेशन 2 डायमेंशन में क्या होता है, इसके लिए सिंपल हम सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट प्लेन कंसीडर करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब इस केस में हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, ये। अब इस सर्किल का सेंटर का कोऑर्डिनेट a, b है। क्योंकि अगर सर्किल का इक्वेशन चाहिए तो कुछ तो पता होना चाहिए जिससे एक सर्किल को आइडेंटिफाई कर सके। एक सर्किल को आइडेंटिफाई करने का मीनिंग समझो। अगर हम इस प्लेन में बोले कि एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करो जिसका सेंटर का कोऑर्डिनेट गिवन है, जैसे 2,3 मान लो, और रेडियस 5 है, तो इसका सेंटर 2,3 अगर हम फिक्स कर दें और रेडियस 5 फिक्स कर दें, तो ऐसा एक ही सर्किल मिल सकता है। तो जब एक ही सर्किल मिल सकता है तो हम गिवन कंडीशन, इट मींस उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट से और उसके रेडियस से उसका इक्वेशन भी लिख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में अगर याद हो, अच्छे से सब लोग ऑब्जर्व किए होंगे, तो स्ट्रेट लाइन में हम एक्सप्लेन किए थे कि कंडीशन उतना सफिशिएंट हो ताकि हम एक प्लेन में लाई करने वाले इंडिविजुअल स्ट्रेट लाइन को आइडेंटिफाई कर सके। उसी तरह अगर हम सर्किल का इक्वेशन चाहते हैं तो वो कंडीशन इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि हम एक प्लेन में लाई करने वाले एक सर्किल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसमें अगर एक सर्किल के सेंटर का कोऑर्डिनेट a, b दे दिया जाए और इसका रेडियस r गिवन है, तो गिवन रेडियस का गिवन कोऑर्डिनेट इट मीन सेंटर के कोऑर्डिनेट का केवल एक ही सर्किल हो सकता है। तो अगर एक ही सर्किल हो सकता है तो इसका इक्वेशन क्या होगा वो जानना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एनी कर्व का मीनिंग क्या है। द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द कर्व। तो अब इस सर्किल पे लाई करने वाले इनफाइनाइट पॉइंट है, तो अब इन इनफाइनाइट पॉइंट को हम एक आर्बिट्ररी पॉइंट से डिनोट करते हैं। आर्बिट्ररी कहने का मतलब होता है दैट पॉइंट रिप्रेजेंट द एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व। इट मींस that is suppose P with coordinate x, y, और यही x, y exactly represent करता है इस कर्व पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स को। तो अब इन x और y कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन चाहिए। तो अगर
हम इस सेंटर को मान लो O नाम रख देते हैं, तो इस केस में यहां से रेडियस OP इज इक्वल टू R लिख सकते हैं और OP स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से हमको मिल जाएगा OP स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूले से x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो अब इस केस में ये जो मिला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज a, b एंड रेडियस इज r। तो अब इसी का एक एग्जांपल देखो। जैसे मान लो एक सर्किल है जिसके सेंटर का कोऑर्डिनेट है 2, -3 और इसका रेडियस 5 यूनिट है। तो इस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा वो जानने के लिए हम इसमें a, b, तो a, b के बदले यहां 2, -3 है, तो नाउ वी विल पुट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -3 एंड r इज इक्वल टू 5। तो इस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस b है तो माइनस ऑफ -3 दैट बिकम्स +3 y प्लस 3 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब इसी में a माइनस बी a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दो, यही सर्किल का इक्वेशन है। तो इस सर्किल के इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल बोलते हैं। स्टैंडर्ड मतलब वेरी बेसिक। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल में अगर सर्किल का इक्वेशन लिखना हो तो सर्किल के सेंटर का कोऑर्डिनेट a, b गिवन होगा और उसका रेडियस गिवन होगा, तो हम इक्वेशन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सोचो, एक प्लेन में सर्किल के सेंटर का कोऑर्डिनेट 0, 0 ओरिजिन फिक्स कर दिया गया। जो a, b था वो प्लेन में कहीं पे भी हो सकता था, लेकिन अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट 0, 0 फिक्स कर दिया गया और रेडियस r है, तो ऐसे केस में a, b 0, 0 से रिप्लेस होगा। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड रेडियस r इज गिवन बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सेंटर इज एट द ओरिजिन, इट मींस a, b इज रिप्लेस्ड बाय 0, 0। तो डिफरेंट है, हम यहां से उस सर्किल का इक्वेशन जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वो एक स्पेशल केस है, वो लिखना है। इट मींस इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is at origin and radius r is given by x square plus y square is equal to r square। तो ये है इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो ये वेरी बेसिक और स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऐसा नहीं कि सर्किल के इक्वेशन में इतना ही कुछ पढ़ना है, लेकिन जो फिजिक्स ओरिएंटेड है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो इतना सफिशिएंट है। जब भी तुमको यूज आएगा तो तुम इससे काम चला सकते हो। तो अब हम देखते हैं सर्किल के इक्वेशन के बाद इलिप्स कैसा कर्व होता है। इलिप्स पहले नाम सुने होंगे, लेकिन वो क्या होता है, वो उसकी डिजाइनिंग कैसे की गई, इसके बारे में बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि जब तुम पढ़ोगे 11th के फिजिक्स में केपलर्स लॉ पहले भी पढ़े होगे, तो वहां पे कुछ रटने जैसा हो जाता होगा। कंप्लीटली इलिप्टिकल पाथ को, इलिप्स को तुम लोग नहीं समझते होगे, लेकिन यहां पे हम मैथमेटिकल टूल्स में पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। तो ये नोट डाउन कर लो, देखते हैं हम लोग इलिप्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इलिप्स क्या है। तो इलिप्स की डिजाइनिंग कैसे की गई, पहले उसके बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन हम नहीं बता रहे हैं, पहले डिजाइनिंग कैसे की गई उसके बारे में। तो जब भी तुमको इलिप्स ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले क्या करना है, इस प्लेन में, बोर्ड एक प्लेन है, तो इस प्लेन में कोई भी 2 पॉइंट को फिक्स कर लोगे। अब ये दोनों पॉइंट को फिक्स कर लिया गया, तो एक का नाम हम F1 रख रहे हैं और दूसरे का नाम F2 रख रहे हैं। अब ये दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में अब हम क्या करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सुनना सब लोग। हम इस प्लेन में ऐसा पॉइंट्स फाइंड करेंगे, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन, जिन पॉइंट्स का इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट F1 और F2 से डिस्टेंस का समेशन कांस्टेंट हो। जैसे मान लो ये पॉइंट P1 है, ये P2 है और ये P3 है, तो इस P1 का F1 से डिस्टेंस P1 F1 होगा और F2 से P1 F2। फिर उसी तरह P2 का F1 से P2 F1 और F2 से P2 F2। फिर P3 का P3 F1
और फिर P3F2। तो इन तीनों पॉइंट का दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का समेशन हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हमको इस प्लेन में मिल सकते हैं। तो इस केस में अगर हम लिखें जस्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ, P1F1 प्लस P1F2 इज इक्वल टू P2F1 प्लस P2F2 प्लस इक्वल टू P3F1 प्लस P3F2। तो ऐसे और भी पॉइंट होंगे। तो इस तरह से ऐसे जितने भी पॉइंट्स मिलते हैं, समझना, इस तरह से ऐसे जितने भी पॉइंट्स मिलते हैं, जिन पॉइंट्स का दोनों फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का समेशन, इन सारे पॉइंट्स का दोनों फिक्स पॉइंट F1 F2 से डिस्टेंस का समेशन कांस्टेंट है, इट मींस सेम है। तो ये सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को, पाथ को हम इलिप्स बोलते हैं। तो अगर इलिप्स को डिफाइन करना चाहते हो तो इलिप्स इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। लोकस इट मींस, लोकस इज ए कलेक्शन। तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स whose distance from the sum of whose distance from the two fixed point is always constant, and the fixed point are called focus of the ellipse. 2 points hai, it means that is the two foci of the ellipse. Foci is just plural of the focus. तो foci it means यहां पे दो फोकस हैं, और दो फोकस का अगर इंपॉर्टेंस समझो तो इलिप्स पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स का इन दोनों फोकस से डिस्टेंस का समेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसा सारा पॉइंट्स का कलेक्शन इलिप्टिकल पाथ जनरेट करता है, इलिप्स जनरेट करता है। और जो दोनों फिक्स पॉइंट की बात करते हैं वो दोनों फिक्स पॉइंट उसका फोकस होता है। तो अगर जैसे सर्किल में हम बात करते हैं कि सर्किल में एक फिक्स पॉइंट होता है और सर्किल के जो भी पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स का उस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो यहां पे एक फिक्स पॉइंट नहीं, यहां पे दो फिक्स पॉइंट है, और ये दोनों फिक्स पॉइंट ऐसा रहेगा कि इलिप्स के सारे पॉइंट्स का इन दोनों से डिस्टेंस का समेशन कांस्टेंट होना चाहिए, और ये इलिप्स हो जाएगा। तो अब इलिप्स तुम समझ गए होगे, और ये दोनों पॉइंट को फोकस कंसीडर किया जाता है। द टू फिक्स पॉइंट आर कॉल्ड फोकस ऑफ द इलिप्स। तो फोकस के बारे में सब लोग अच्छे से फैमिलियर हो गए होंगे। तो अब हम आते हैं कि इस इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है। तो हम इसके एक स्पेशल वर्जन की बात करेंगे यहां पे। ऐसा नहीं है कि एकदम कंप्लीट इलिप्स यहां पे पढ़ लेने वाले हैं जो तुमको मैथमेटिक्स में 11th में यूज होता है, हम बस स्पेशल पढ़ने वाले हैं। तो ये दोनों का नाम फोकस होता है। इसलिए अगर तुमको फिजिक्स में केपलर्स लॉ याद हो, 9th में पढ़े होगे, तो उसमें आया होगा all the planets revolve around the sun in elliptical path and the sun lies at one of the foci of that path. Lies at one of the foci of the path कहने का मतलब कि सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट है वो इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, और सन उस इलिप्टिकल पाथ के एक फोकस पे लाई करता है। इट मींस इसी पॉइंट, दो फोकस है तो ऐसा नहीं कि दोनों पे लाई करेगा, किसी एक पे लाई करेगा, तो एक फोकस पे लाई करता है। क्योंकि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करता कि बोल देंगे कि सन सेंटर पे है, इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है। तो इलिप्टिकल पाथ के लिए सन कहां पे लोकेटेड होगा, तो हमेशा उसके एक फोकस पे लोकेटेड होता है। तो ये केपलर्स लॉ में था, और जब यूज भी आएगा तो जनरली तुमको केपलर्स लॉ में ही दिखेगा। और भी यूज हैं, बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं और यूज नहीं है। इसका ऑप्टिक्स में भी यूज है, लेकिन जनरल जब सीबीएसई बोर्ड वाला पढ़ोगे तो उसमें नहीं है। लेकिन जब वही एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना है, उसमें तुमको इलिप्स का भी यूज मिल जाएगा, वेव ऑप्टिक्स में मिलेगा, फिर मैकेनिक्स में भी मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा डीपली पढ़ोगे तो ये कंप्लीट तुमको मिलेगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इलिप्स के इक्वेशन की, इलिप्स कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया, फोकस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझे। तो अगर इक्वेशन ऑफ इलिप्स जानना है तो इसके लिए हम एक स्पेशल इलिप्स कंसीडर कर रहे हैं। ए स्पेशल इलिप्स मतलब एक प्लेन में हम इलिप्स कंसीडर करेंगे, उस इलिप्स का जो शेप है कुछ इस तरह से, और ये जो पॉइंट है इलिप्स का वो सेंटर ओरिजिन पे होगा।
दिस इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स। अगर इलिप्स के सेंटर को समझना हो, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स, तो सेंटर ऑफ द इलिप्स इज जस्ट दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू फोकी। दोनों फोकस को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट इसका सेंटर होता है। तो दिस इज सेंटर ऑफ द इलिप्स, और ये डिस्टेंस सेम रहेगा। तो ये समझ पाओगे। तो उसी तरह समझ लो कि इलिप्स में जो हम कंसीडर किए हैं, उस इलिप्स का सेंटर ओरिजिन पे फिक्स है। कहीं पे भी हो सकता है, हम बात कर रहे हैं केवल ऐसे इलिप्स की जिसका सेंटर ओरिजिन पे फिक्स हो। और इस इलिप्स में दो एक्सिस होते हैं। एक ऐसा एक्सिस जो दोनों फोकस से पास करता है, समझना, एक ऐसा एक्सिस होता है जो दोनों फोकस से पास करता है, ये। तो इस एक्सिस को मेजर एक्सिस कहा जाता है। दिस इज द मेजर एक्सिस। और फिर एक ऐसा एक्सिस होता है जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और उसके साथ साथ उसके सेंटर से पास करता है। तो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर सेंटर से पास किया तो दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। तो हम यहां पे जो कंसीडर किए हैं इलिप्स, उसका सेंटर ओरिजिन पे है और उसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है जिसका लेंथ 2a है। तो इट मींस ये a,0 है और ये -a,0 है, ये 0,b है और ये 0,-b है। तो अगर हम बात करें लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दैट इज इक्वल टू 2a, और लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस this distance, so that is equal to 2b. It means major axis, length of the major axis is equal to 2a and minor axis is equal to 2b. ये सिंपल हमको लेंथ मिला। अब हम जानना चाहते हैं इसका इक्वेशन। तो इसके लिए अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट पे लाई करने वाले, इलिप्स पे लाई करने वाले कोई भी पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन। तो x, y कोई भी एक पॉइंट हम इस इलिप्टिकल पाथ पे ले लेंगे। तो जब इसका तुम इक्वेशन फाइंड करोगे तो वो इक्वेशन ऐसा मिलेगा, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। तो ये तुमको इलिप्स का मिल जाएगा। तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ऐसे केस में इसको हॉरिजॉन्टल इलिप्स कहा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग है कि उसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। तो वो अब अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल है शेप कुछ ऐसा, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग आएगा। और जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग आएगा तो इसमें चेंज क्या होगा, जो a² है वो यहां पे ही रहे, a² जो है वो यहां पे ही रहेगा, लेकिन यहां पे y² का डिनोमिनेटर बड़ा होगा। सोचो यहां पे 2a 2b से बड़ा है क्योंकि 2a मेजर एक्सिस है, तो 2a 2b से बड़ा है तो ab से बड़ा होगा, तो a² b² से बड़ा होगा। तो इस केस में a² b² से बड़ा होता है। अब अगर हम वर्टिकल इलिप्स की बात करें तो वर्टिकल इलिप्स का भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये सब लोग ड्रॉ कर लोगे, डेफिनेटली ड्रॉ कर लोगे। तो अब अगर वर्टिकल इलिप्स की बात करें, वर्टिकल इलिप्स अभी पढ़ने में ये थोड़ा हो सकता है इरिटेटिंग लगे क्योंकि ये फिजिक्स में बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन जब भी यूज होगा तुम समझ सको इसी के लिए मैथमेटिकल टूल्स बताया जा रहा है। तो कुछ ऐसा वर्टिकल इलिप्स है। तो अब इस केस में ये मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस। तो अब मेजर एक्सिस सपोज हम इस केस में इसी को 0,a कंसीडर कर रहे हैं, 0,-a और इसको b,0 और ये -b,0। अब अगर इसका इक्वेशन लिखना हो, सेंटर अभी भी ओरिजिन पे है, तो इसका इक्वेशन होगा x² बाई b² प्लस y² बाई a² इज इक्वल टू 1। और यहां पे डिफरेंट है, अगेन 2a 2b से बड़ा है तो a² इज ग्रेटर देन b² रहेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस समझना। डिफरेंस क्या है कि अगर वर्टिकल इलिप्स है तो y² का डिनोमिनेटर बड़ा है और यहां हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो x² का डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जस्ट इक्वेशन के थ्रू तुमको जज करना है कि कौन सा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, तो यहां से जज कर सकते हैं। लेकिन ये इक्वेशन हम एक स्पेशल केस में पढ़ रहे हैं
कि जब इलिप्स का सेंटर उसके ओरिजिन पे है, उसके साथ साथ इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और वाई एक्सिस के लॉन्ग है। इनके अलावा भी बहुत सारे इलिप्स पॉसिबल हैं एक प्लेन में, हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम यूज होता है फिजिक्स में। जब भी तुम डीपली फिजिक्स को पढ़ोगे, कैनेमेटिक्स में, मैकेनिक्स में, ये बहुत बार यूज होता है, तो वो है पाराबोला। तो अब ये पाराबोला हो सकता है पहले सुने हो सकता है कई लोग नहीं भी सुने हो, तो वो पाराबोला क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये सब लोग नोट डाउन कर लोगे। तो अब डिस्कस करते हैं पाराबोला के बारे में। तो पाराबोला को कैसे डिजाइन किया गया, पहले इसके बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि जब तक डिजाइनिंग नहीं पता चलेगा उसके जितने भी टर्म्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो डिस्कस नहीं कर पाओगे। तो पाराबोला को डिजाइन करने के लिए करना क्या है, एक प्लेन में एक पॉइंट को फिक्स कर देना है, और पॉइंट फिक्स करने का मतलब है इसके कोऑर्डिनेट को फिक्स कर देना है। तो इसका कोऑर्डिनेट हम फिक्स कर देंगे कुछ भी, मान लो अल्फा कॉमा बीटा, ये फिक्स कर दिया गया। उसके अलावा इसी प्लेन में एक लाइन फिक्स कर देना है, तो मान लो ये लाइन फिक्स कर दिया गया। अब ये लाइन फिक्स करने का मतलब है कि इसका इक्वेशन गिवन है, और इसका इक्वेशन मान लो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस प्लेन में क्या करना है कि ऐसे पॉइंट्स को ढूंढना है जिन पॉइंट्स का इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस सेम हो। ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जिसका पॉइंट और लाइन दोनों से डिस्टेंस सेम हो। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट हम ले लेते हैं, मान लो यहां पे अगर हम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा। उसी तरह एक पॉइंट यहां पे हम कंसीडर कर लेते हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये सेम होगा, मतलब ये और इसके इक्वल होगा। उसी तरह से ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिस सारे पॉइंट का पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट जो हम सेलेक्ट किए उससे डिस्टेंस और फिक्स लाइन उससे डिस्टेंस सेम रहेगा। उसी तरह इधर भी हमको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इन सारे पॉइंट्स का जो भी हमको कलेक्शन मिला, इन सारे पॉइंट्स का जो भी हमको कलेक्शन मिलेगा, ये कलेक्शन इट मींस लोकस को हम पाराबोला कंसीडर करेंगे। तो पाराबोला को अगर डिफाइन करना हो तो बोल सकते हैं इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन whose distance from a fixed point is equal to the distance from a fixed line। तो जस्ट डेफिनेशन हम अभी लिख रहे हैं, it is the locus of a point, it is the locus of a point in a plane whose distance from a fixed point, whose distance from a fixed point is equal to its distance from a fixed line, is equal to its distance from a fixed line, जैसा कि हम डायग्राम में एक्सप्लेन किया। अब इसमें तुमको दिख रहा होगा जो फिक्स पॉइंट है, तो इस फिक्स पॉइंट का नाम रखा जाता है फोकस ऑफ द पाराबोला। जैसे इलिप्स में दो फिक्स पॉइंट था, उन दोनों को फोकस ऑफ द इलिप्स कहा जाता है। यहां पे एक फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट को पाराबोला का फोकस कहा जाता है, और जो फिक्स लाइन है उसको पाराबोला का डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। बस इतना ही, ये डिफिनेशन। डिजाइनिंग कैसे की गई वो क्लियर है। उसके अलावा जो हम एक फिक्स पॉइंट लिए, उस फिक्स पॉइंट का नाम फोकस है, और जो फिक्स लाइन लिए उस फिक्स लाइन का नाम डायरेक्ट्रिक्स है। तो हम अब इस पाराबोला के इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम वो रैंडम कोई भी पाराबोला नहीं, हम कुछ स्पेसिफिक
पाराबोला के इक्वेशन के बारे में समझेंगे। तो स्पेसिफिक पाराबोला क्या है हम समझेंगे, तो ये सबसे पहले सब लोग नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद अगर इस पाराबोला का इक्वेशन चाहिए तो कैसे फाइंड करेंगे हम वो तो नहीं देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तुमको पता चल जाएगा और हम डायरेक्ट कैलकुलेट करने के बाद जो आता है वो लिखेंगे। तो सबसे पहला हम पाराबोला जो डिस्कस करने जा रहे हैं 2 डायमेंशन में, वो स्पेसिफिक पाराबोला कौन सा है वो सब लोग समझोगे। तो जो फर्स्ट पाराबोला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस पाराबोला का जो फोकस है वो फोकस एक्स वाई एक्सिस पे है। और जो अभी हम पाराबोला ड्रॉ किए थे कुछ ऐसा मिला था, यहां पे फिक्स पॉइंट था और यहां पे एक फिक्स्ड लाइन था, ठीक है। तो ये फोकस हम कंसीडर किए, हम इधर जो अभी एक्सप्लेन किए थे वो फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, और ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो इसमें पाराबोला के कुछ टर्म्स होते हैं, वो टर्म्स क्या है वो समझना। तो दो तो मिल गया, ये तो पाराबोला हो गया, ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स। तो अब फोकस से पास करता हुआ डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देना है। तो फोकस से पास करता हुआ डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा दैट विल बी द एक्सिस ऑफ द पाराबोला। जस्ट टर्म समझना। और एक्सिस पाराबोला को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पाराबोला। तो ये कुछ टर्म्स हैं पाराबोला के। वर्टेक्स क्या है, एक्सिस क्या है, पाराबोला, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, ये तुम अब समझ गए। तो अब हम एक स्पेसिफिक पाराबोला में यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा पाराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, उसके अलावा फोकस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करता हो। तो फोकस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करता हो और वर्टेक्स ओरिजिन पे हो तो कुछ पाराबोला ऐसा पाराबोला होगा। और जब इस तरह से फोकस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे हो तो इसके फोकस का कोऑर्डिनेट 0, जो हम अल्फा बीटा फिक्स किए थे वो 0, ले रहे। तो अब 0, अगर इसका फोकस का कोऑर्डिनेट है तो इस पाराबोला का इक्वेशन होता है x² इज इक्वल टू 4ay। और a क्या है तो वो तुमको दिख रहा होगा, a इज y कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस ऑफ दिस पाराबोला। तो एक स्पेसिफिक पाराबोला है, सारे पाराबोला का ये इक्वेशन हो कोई जरूरी नहीं है, यहां पे 0, इस पाराबोला का फोकस है। अब अगर पाराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पे हो और वर्टेक्स ओरिजिन पे होने के साथ साथ उसका फोकस निगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करता हो, तो अगर निगेटिव वाई एक्सिस पे फोकस लाई करेगा, वो सपोज 0, a है, तो इस केस में इसका इक्वेशन हो जाता है x² इज इक्वल टू -4ay। लेकिन यहां पे बता दें a पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर a निगेटिव हो गया तब तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। तो a यहां पे एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ये समझ लो कि अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे है और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे फोकस है तो वो पाराबोला ऊपर की तरफ ओपन होता है, खुलता है। तो इसलिए इस पाराबोला को हम अपवार्ड पाराबोला कंसीडर करते हैं, अपवार्ड पाराबोला। तो अपवार्ड पाराबोला का इक्वेशन होता है x² इज इक्वल टू 4ay। और ये जो मिल गया इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड पाराबोला, और इसका इक्वेशन होता है x² इज इक्वल टू -4ay। a क्या है तुम समझ सकते हो, दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, दिस इज डाउनवर्ड पाराबोला। तो अब कुछ ऐसे भी पाराबोला होते हैं जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है लेकिन फोकस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग और नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग होता है, उसका हम शेप ड्रॉ करते हैं। ये सब लोग ड्रॉ कर लोगे वीडियो पॉज करके, कुछ छोड़ना नहीं है। जो हम लिख रहे हैं वो एक सिंपल बहुत छोटा करके बताया जा रहा है जो फिजिक्स में यूज है, तो उसको इग्नोर करने की कोशिश नहीं करोगे कि ये इंपॉर्टेंस है कि नहीं। और अभी तुमको इंपॉर्टेंस ऐसे पता चलेगा भी नहीं, क्योंकि ये फिजिक्स के अलग अलग चैप्टर्स में टाइम टू टाइम यूज होता रहेगा। तो इसके लिए सारे पॉइंट जो हम बोर्ड पे लिखते हैं वो तुमको नोट डाउन कर लेने हैं। अब अगर हम फोकस वर्टेक्स को यहां पे फिक्स कर दें ओरिजिन पे और इसका फोकस पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग रहे, तो ये कुछ ऐसा रहेगा। और फोकस इसका अब a,0 रख लें और इसका इक्वेशन अब हो जाता है y² इज इक्वल टू 4ax।
अगेन यहां पे ए पॉजिटिव है, क्योंकि ए पॉजिटिव निगेटिव हो गया तब तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। हम इधर शो किए हैं, इसका मतलब ए पॉजिटिव होना चाहिए। और ये राइट की तरफ ओपन होता है, इसलिए इस पाराबोला को हम राइट हैंडेड पाराबोला बोलते हैं। दिस इज राइट हैंडेड पाराबोला। फिर उसी तरह अगर पाराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पे हो और फोकस निगेटिव वाई एक्सिस पे, सपोज यहां पे -a,0, तो इसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax और इट ओपन्स टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। तो इस तरह से हम लोग पाराबोला का इक्वेशन, उसका शेप पढ़े, इलिप्स का इक्वेशन और उसका डिजाइनिंग, उसका शेप पढ़े, और फिर उसके अलावा सर्किल का इक्वेशन और उसका शेप तो ऑलरेडी तुमको पता था, तो ये सब डिस्कस किया। तो ये अलग अलग चैप्टर्स में इन सारे कर्व का इक्वेशन टाइम टू टाइम यूज होता रहेगा। और इवन पाराबोला का तो तुमको वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट्स जो काइनेमेटिक्स डिस्कस करेंगे यूनिट मेजरमेंट के बाद, उसी में तुमको यूज होता हुआ दिख जाएगा। इसके अलावा और जो मैथमेटिकल टूल्स का पार्ट बचा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो फिजिक्स पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है जब तुम 11th 12th या एंट्रेंस एग्जाम के फिजिक्स के बारे में सोचते हो तो। और वो है क्या? तो वो है कैलकुलस। कैलकुलस इट मींस डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। वो फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट को तो छोड़ना ही नहीं है। अगर छोड़ोगे तो तुमको इतना प्रॉब्लम होगा कि फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो तुम फिजिक्स को अच्छे ढंग से समझ पाओ, पूरे कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो ताकि कोई भी क्वेश्चन में तुमको अप्लाई करने में मजा आए, रटने जैसा कुछ ना लगे। तो वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलस। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, जब भी तुम नेक्स्ट लेक्चर को देखो उसके पहले तुमको स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट, जो स्लोप वगैरह बताएं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताएं, वो कंप्लीटली सबको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर वो पता नहीं रहेगा तो फिर अगेन तुमको प्रॉब्लम होने लगेगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलस सेक्शन स्टार्ट करेंगे। कैलकुलस 2 ब्रांच में है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।